हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर के बारे में मैं आपको बता चुकी थी कल। ठीक है, थोड़ा सा बताया था। अभी आगे इनके जो 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 आए, आगे हमारे 4 पार्ट्स इनके वो बताएंगे आपको। ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ क्वांटम नंबर क्या होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने और इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। क्या था क्वांटम नंबर, क्या बताने के लिए आए थे? जो इलेक्ट्रॉन्स की ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए आए थे कि इलेक्ट्रॉन है वो एटम के रिवॉल्व अराउंड कर रहा है। ठीक है, उसके एटम के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इसकी पोजीशन क्या है। पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम कितनी तेज़ी से मूव करता है कि हम जो क्वांटम नंबर था वो इनकी जो स्पेसिफिक पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाया, इनकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाया वो। ठीक है, उन्होंने क्या सिर्फ प्रोबेबिलिटी ली कि ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, पर वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करने के कारण हम उनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कर पाए इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, नेक्स्ट है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। स्मॉल एन क्या है यहाँ पे, आगे हम देखते हैं। यह एक धनात्मक पूर्णांक होती है। इसका मान 1, 2, 3 आदि हो सकता है। एन का मान बढ़ने से अनुमत कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। इसे एन स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। एन के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी। सबसे पहले तो इसमें ये है कि मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये किन्होंने बताया था? ये बोहर ने बताया था। ठीक है, बोहर ने बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की खोज की थी बोहर ने। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग शेल्स में रहते हैं। ठीक है, अब एन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये बता देती हूँ आपको एक बार। ये एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है इसका। न्यूक्लियस में क्या होता है बताया था आपको, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होती हैं। अब इनमें शेल्स होती हैं, के शेल, के, एल, एम और एन। ठीक है, के, एल, एम, एन शेल्स होती हैं एटम में। ठीक है, तो एन हमें क्या बताएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में है। एन की वैल्यू 1 है तो वो फर्स्ट शेल में है, 2 है तो वो सेकंड में है, 3 है तो वो थर्ड में, ऐसे ऐसे सो ऑन चलता रहता है। ये बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बोहर ने। ओके, नेक्स्ट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिंगशी क्वांटम संख्या। इसमें क्या है, इसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब स्मॉल एल, इससे हम इसको शो करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन कक्षक की ऑर्बिटल की त्रिविमीय आकृति को प्रकट करती है। एल का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान n-1 होता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमें क्या बताया गया था कि जैसे ये हमारे पास होता है एस ऑर्बिटल। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल होता है, ये होता है पी ऑर्बिटल, ऐसे डी होता है आगे। ठीक है, फिर एफ होता है। तो इसमें क्या बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इन डिब्बों में रहते हैं, इन ऑर्बिटल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमें ये बताया गया था एक तो कि जो एल का सबसे कम मान, मतलब एल की वैल्यू 0, 0 और n-1 के बीच में लाई करती है। 0 और n-1 के बीच में एल की वैल्यू लाई करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की। सेकंड क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन ऑर्बिटल्स में रहते हैं, एस, पी, डी, एफ में। और एस की वैल्यू मतलब इनकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। एस की वैल्यू हमारे पास होती है 0, पी की होती है 1, डी की होती है 2। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। हमें सिर्फ यही बताया गया था एजीमुथल क्वांटम नंबर में। नेक्स्ट है
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। यह उप ऊर्जा स्तरों के ऑर्बिटल्स को प्रदर्शित करती है। m का मान स्मॉल l के मान पर निर्भर करता है। किसी l के लिए m का मान +1 से लेकर -1 तक होते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि जो यह ऊर्जा स्तरों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या बताया हमें? ऊर्जा स्तरों मतलब ये ऊर्जा स्तरों के जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल है ना, उनको डिनोट करते हैं। और m का मान है वो l पर वो करता है, डिपेंड करता है। l क्या था हमारे पास? एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो m का मान है, m की वैल्यू है, वो l के ऊपर डिनोट करती है। और किसी l के लिए, जो किसी भी l के लिए ना, जो m की वैल्यू क्या होएगी? +l से -l तक होएगी और उसमें 0 भी आएगा। +l से -l होएगी और उसमें 0 भी आएगा। ठीक है, 0 -1 से +l तक। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमें मेनली क्या बात बताई गई थी कि जो मतलब इनकी शेप है ना, वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, शेप और स्ट्रक्चर किस डायरेक्शंस में है ऑर्बिटल का, हमें ये बताया गया है मेनली तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कि शेप और स्ट्रक्चर या किस डायरेक्शन में है ऑर्बिटल्स का। ओके, ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? m और यहाँ पे s। ठीक है, ms से। 1925 में जॉर्ज उहलेनबेक और सैमुअल गाउडस्मिथ ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रतिपादित की, जो इलेक्ट्रॉन चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर कहलाती है। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान +12 से -12 होता है। इसमें क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर में सबसे पहले है कि इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। क्या है कि जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ऑर्बिटल में ऐसे कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज होता है जो हमारी घड़ी होती है ना, उसकी डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? हमारी घड़ी की दिशा के अपोजिट, इधर से। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो जो किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान +12 और -12 होता है। मतलब क्लॉकवाइज हो तो ये तो +12 होता है क्लॉकवाइज के लिए, और -12 होता है एंटी क्लॉकवाइज के लिए। एंटी मतलब उल्टा हो गया, तो उल्टे में आप समझ लो कि वैल्यू माइनस में चली गई। ठीक है, याद रखने का तरीका है बस। +12 है वो डिनोट करता है क्लॉकवाइज को, डायरेक्शन को, और जो -12 है वो एंटी क्लॉकवाइज को। इनमें सेकंड बात क्या है? इनमें सिर्फ ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है ये। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि हमने पीछे किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है एटम में, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हम डिफाइन ही नहीं कर पाते कि वो एग्जैक्ट है कहाँ पर। सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी सिर्फ हम बता सकते हैं उनकी कि वो यहाँ पे है या यहाँ पे है। ज़्यादा स्पीड होने के कारण हम नहीं बता पाते कि इलेक्ट्रॉन किस पॉइंट पर है, एग्जैक्ट नहीं बता पाते हम। ओके, नोट क्या है? क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके लिए 1933 में इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। जो इक्वेशन थी ना क्वांटम की, वो दी थी श्रोडिंगर ने। ठीक है, अब कुछ पॉइंट इसमें है नहीं है। ठीक है, जो हमने विचार किए हैं ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर,
इनकी खोज किन किनों ने की है वो एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है, वो लिख देते हैं हम। जो फर्स्ट थे हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनकी खोज किन्होंने की, बोहर ने, ठीक है। सेकंड थे एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इनकी खोज की आर्नोल्ड सोमरफेल्ड ने, ठीक है, इन्होंने की। और थर्ड क्या है, क्या था थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इनकी खोज किसने की, जीमन ने, ठीक है। फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, इनकी खोज किसने की, इसकी खोज की है गॉडस्मिथ एंड अलेनबेक ने, ठीक है, इन्होंने की है इसकी खोज। अब एक फैक्ट है इधर से, जो जीमन है ना, जीमन ने क्या बताया था हमें, इन्होंने मैग्नेटिक क्वांटम को, मतलब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, इनको हम जीमन इफेक्ट भी बोलते हैं। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको हम जीमन इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों, इसमें जो जीमन इफेक्ट ने क्या देखा था, जीमन इफेक्ट में जो इसमें देखा गया कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ना सनलाइट का जो सन से जो ये लाइट आ रही है किसमें होती है, विबग्योर में है ना, ठीक है, विबग्योर में होती है ये। तो इसमें क्या देखा था कि जो सनलाइट है ना वो स्प्लिट हो गई है, विबग्योर में स्प्लिट हो गया, तो इसमें क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि उसमें स्प्लिटिंग आ गई है, जो सनलाइट है वो विबग्योर में स्प्लिट हो गई और उसमें स्प्लिटिंग आ गई है, ठीक है, ये देखा था इन्होंने। उसके बाद क्या आए, रमन इफेक्ट भी आया था एक, रमन इफेक्ट। इसमें क्या था, इसमें था कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किए गए थे। इसमें क्या थे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किए थे इसमें, जो हमारा स्पेक्ट्रम बन रहा था, ठीक है, जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम था उसको स्प्लिट करने के लिए, ठीक है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम था हमारा उसको स्प्लिट करने के लिए रमन इफेक्ट आया था। और जीमन ने हमें क्या बताया था कि जो लाइट है वो विबग्योर में, जो सन की लाइट है वो विबग्योर में स्प्लिट हो जाती है इतने कलर्स में, ठीक है, आ गया होगा समझ आपको। ये पॉइंट है नहीं बुक में कि इनकी खोज किसने की है, तो आप ये नोट कर लेना, एग्ज़ाम में ना आ जाता है ये। नेक्स्ट है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का अपवर्जन नियम। कब था ये इन्वेंट किया गया था, 1925 में। इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यदि दो इलेक्ट्रॉनों के n, l और m के मान एक ही हों तो उनका चक्रण विपरीत होगा। क्या कहा इन्होंने कि जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते। अभी ये ना ऑर्बिटल्स मतलब एक ऑर्बिटल में ना सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, तीसरा तो उसमें आ ही नहीं सकता, ठीक है। कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी एल पर डिपेंड करता है। इसमें क्या है, जो ये एल है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एल पर डिपेंड करता है। जो एल एम एन है, ये जो एल एम एन है ये तो हमारे पास होंगे सेम, ये होंगे सेम, पर जो हमारा एस होगा वो होगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो होगा अपोजिट डायरेक्शन में। एल एम एन और हमारे सेम डायरेक्शन में होंगे। मतलब क्या है कि अगर एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा।
पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये कहा। ओके, ताकि क्यों करेगा, क्योंकि जो एटम है उसको न्यूट्रल कर सके, उसको उदासीन कर सके। ठीक है, तो वो ठीक है, ये इसमें एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए ये बताया गया था बस इसमें। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर तो रहे हैं कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हैं, पर इलेक्ट्रॉन होता क्या है ये हम थोड़ा आपको बता देते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का जितना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को होगा ना, जैसे जितना इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को होगा उतना ही नीचे को होगा। अगर वो ऊपर को उतना ही होगा जितना कम नहीं होगा। ओके, क्यों होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर सके। ठीक है, मीन्स क्या है कि नेट फोर्स उनका ज़ीरो हो जाता है, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इन्होंने क्या कहा, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जबकि रिक्त कक्षक प्राप्य अवेलेबल हैं, जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। क्या कहा इन्होंने, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये p ऑर्बिटल है। मान लिया हमने कि ये p ऑर्बिटल है, तो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, हो गए 6। ठीक है, मैक्सिमम इसमें रह सकते हैं हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। और S में कितने होते हैं मैक्सिमम 2, P में कितने होते हैं 6 और D में कितने होते हैं 10 और F में कितने होते हैं 14। ओके, S में रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2, P में 6 रह सकते हैं, D ऑर्बिटल में 10 रह सकते हैं और F ऑर्बिटल में 14। अब जो 2n स्क्वायर है ना, मतलब 2n स्क्वायर है, वो किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इनमें तो मैक्सिमम ये है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर ये तो होता है किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, वो n स्क्वायर होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर है, पर जो ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं उसमें n स्क्वायर होंगे। क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होती हैं, तो हम इसका हाफ कर देंगे। एक में 2 है ना, तो हाफ कर दो, इसका n स्क्वायर आ गया। ओके, तो ऑर्बिटल कितने होंगे n स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे किसी भी शेल में मैक्सिमम 2n स्क्वायर। तो ये तो हमने देख लिए थे इलेक्ट्रॉन कि S में 2 रह सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। पर ऑर्बिटल कितने रह सकते हैं, S में हाफ कर दो इनका, S का मतलब 1 आ गया, P में 6 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ऑर्बिटल कितने हुए 3, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ऑर्बिटल्स कितने हुए 5 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ऑर्बिटल्स कितने हुए 7। ओके, अब ये तो हमने समझ लिया कि क्या था हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पर इनकी जो मेन चीज़ बताई है इन्होंने वो क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल मान लिया हमने इसको। ठीक है, कि इसमें क्या है, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा तीनों में। ये नहीं है कि हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया, हमने दूसरा भी पहले इसी में कर दिया, ऐसे नहीं है। पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल होगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सबसे पहले क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा इनमें, उसके बाद जो बच जाएंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में फिल होंगे। ये है
पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल लिया ना हमने, तो हर्ट्ज रूल यही कहता है कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद दूसरा आएगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ये बताया था उन्होंने कि पहले हाफ फिल्ड होएंगे, उसके बाद फुली फिल्ड होएंगे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट इज हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति, पोजीशन और वेग, वेलोसिटी का एक साथ एग्जैक्ट निर्धारण असंभव है। इन्होंने क्या कहा था कि कोई पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, उस पार्टिकल की क्या हम एक ही साथ में उसकी पोजीशन और वेलोसिटी नहीं देख सकते एग्जैक्ट, या तो हम उसकी पोजीशन देख सकते हैं सिर्फ एग्जैक्ट, और या हम उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी दे सकते हैं, हम दोनों चीज़ें साथ में देख ही नहीं सकते। एक पार्टिकल की एटम है ये, ठीक है, कोई पार्टिकल है, वो हम ना उसकी या तो हम सिर्फ वेलोसिटी देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हैं, या हम सिर्फ उसकी डायरेक्शन देखेंगे, दोनों चीज़ें हम एक साथ नहीं देख सकते। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें ये कहा है। अब आपको थोड़ा बहुत ही समझ आया होगा, है ना। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, ताकि आपको समझ आ जाए। एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम क्रिकेट खेलें, ठीक है, और बॉल को हमने क्या कराना, स्पिन करा रही हूँ हम बॉल को, ठीक है, तो जब बॉल स्पिन कर रही हैं तब या तो हम बॉल की वेलोसिटी देख लें कि बॉल किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, या फिर हम उसका चक्रण देख लें कि किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है वो, तो तब हम वेलोसिटी नहीं देख सकते, ठीक है। क्या है, जब हम बॉल को स्पिन करा रही होती है ना, या तो हम बॉल की वेलोसिटी देख लें, ठीक है, कि बॉल किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, या हम चक्रण देख लें कि वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ठीक है, रोटेशन देख लें उसकी, तो हम दोनों में से एक ही चीज़ देख पाएंगे। ये नहीं है कि हम उनकी वेलोसिटी भी देख लें, ठीक है, और उनकी डायरेक्शन भी देख लें, या तो अगर हम वेलोसिटी देख रहे हों तो हम एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं देख पाएंगे, अगर हम डायरेक्शन देख रहे हैं तो हम वेलोसिटी नहीं एग्जैक्ट देख पाएंगे, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें यही कहा कि कोई पार्टिकल है, या तो हम उसकी पोजीशन देख लें या वेलोसिटी देख लें एग्जैक्ट, दोनों अगर हम सोचें ना, दोनों देख लें हम साथ साथ, वो पॉसिबल नहीं है, वो एग्जैक्ट हमारी वैल्यू नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट इज अफबाउ प्रिंसिपल। इन्होंने क्या कहा, इस नियम द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ने का अनुपात करना। इसमें क्या है, अफबाउ प्रिंसिपल में क्या है कि जो हमारे पास ये SPDF, ठीक है, ये जो इसमें जो एनर्जी लेवल होता है ना SPDF में ऑर्बिटल्स का, वो सबसे कम किस में होता है, सबसे कम होता है S में, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा होता है P में, फिर होता है S, फिर होता है D में, और उसके बाद होता है F में सबसे ज़्यादा किस में होता है, F में, सबसे कम किस में होता है, S में। ये आप याद रखना, ठीक है, थोड़ा डीप पढ़ोगे आप इसमें तभी समझ आएगा आपको। ओके, ऐसे डेफिनेशंस पढ़ने से कुछ नहीं हमको समझ में आएगा, है ना, ठीक है। तो सबसे कम होता है S में, फिर P में थोड़ा ज़्यादा, फिर D में, और F में सबसे ज़्यादा। अफबाउ प्रिंसिपल में हमें यही बताया गया है कि सबसे ज़्यादा होता है F की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन भरने शुरू होंगे तो वो बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, मतलब सबसे पहले कम एनर्जी का, फिर ज़्यादा एनर्जी का, फिर उससे ज़्यादा, और फिर सबसे ज़्यादा। इन्होंने यही कहा कि इलेक्ट्रॉन भरने होंगे ना, वो बढ़ते क्रम में होंगे, जैसे 1s फिर 2s, 1s का सबसे कम होती है एनर्जी लेवल, 1s फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p और 7s। ओके, ये बताया है हमें अफबाउ प्रिंसिपल में, सिर्फ यही बताया है जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज व्हाट इज आइसोटोप। आइसोटोप क्या होती हैं,
समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को आइसोटोपिक क्या है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। क्या बताया इन्होंने? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। फॉर एग्जाम्पल, अब इनका हमारे पास एटॉमिक वेट तो देखो सेम है ना, सॉरी एटॉमिक नंबर तो हमारे पास सेम है ना, ठीक है। जो एटॉमिक वेट है वो हमारा अलग अलग वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है ना, 1 2 3 ये है सिर्फ, इसमें कुछ नहीं है और खास। और ये देख लीजिए एक बार बीच में ये टेबल, ये जो यूरेनियम है ना, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 235। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 235 होता है। इनका यूज़ किस में होता है? चट्टान की आयु ज्ञात करने में। मतलब हमारे कुछ भी है जैसे कि मतलब आयु देख लेते हैं हम, हमारे पास कोई चीज़ है ना, यूरेनियम से हम ये देख लेते हैं कि वो कितने वर्ष पुरानी है, कितने वर्ष पहले की है वो। और सोडियम से हम क्या देखते हैं? रक्त के थक्के का पता लगता है। कोबाल्ट से जो रक्त कैंसर को नियंत्रित करते हैं, कोबाल्ट का यूज़ हम किस में करते हैं? जिनको कैंसर होता है ना, ठीक है, ब्लड को नियंत्रित करने में। जो आर्सेनिक होता है उसमें ट्यूमर का पता लगता है। आयोडीन से थायराइड ग्रंथि, और फॉस्फोरस से ल्यूकीमिया के उपचार में होता है इनका यूज़, और लोहे का अरक्तता का रोग पता लगाने में। ये था कुछ, आप याद कर लेना, टेबल थी, आ जाता है एग्जाम में कि कोबाल्ट का यूज़ बताइए किस में होता है, तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा होता है? पोलोनियम। मतलब सबसे ज़्यादा आइसोटोप वाला एलिमेंट कौन सा है? पोलोनियम। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार इसमें क्या था? सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। और इसमें क्या होगा? सेम एटॉमिक वेट, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसमें अपोजिट हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या है? एटॉमिक मास हमारे पास इसमें सेम हो गया, ठीक है, और डिफरेंट क्या हो गया? एटॉमिक नंबर 18 19 20। ओके, ये है आइसोबार्स, समभारिक। नेक्स्ट इज व्हाट इज आइसोटोन। आइसोटोन में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों का संख्या समान होती है, उसके हम आइसोटोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1s3 और 2 हीलियम। ओके, नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्या कह रही हैं ये कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब नियोन है, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नियोन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 10। ओके, 10 होता है। अब सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 11 होता है ना, तो प्लस साइन है ऊपर। प्लस का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन गया, रह कितने गए? 10। मैग्नीशियम का होता है 12, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने रह गए? इसमें भी 10। प्लस मतलब होता है कि रिडक्शन हो रही है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, प्लस साइन है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए, कितने रह गए? 10। ये क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इसमें परमाणुओं एटम और जो उनके आयंस हैं इलेक्ट्रॉन के, उनकी जो नंबर होता है सेम होता है, उनकी संख्या समान होती है। ओके, तो तीनों की कन्फिग्रेशन भी क्या हो जाएगी? सेम ही हो जाएगी ना, ठीक है। तो सेम है, तीनों की कन्फिग्रेशन भी हमारे पास सेम होगी। इसमें क्या होता है? परमाणु और आयनों इलेक्ट्रॉन के जो आयंस होते हैं वो उनका नंबर सेम होता है। ओके, आज हम यहीं तक करेंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना हुआ तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। ओके, जय हिंद, जय भारत।